हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएस मेंस के पेपर 3 के अंदर आने वाले जो लॉ सेक्शन है उसमें जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के जो पर्पज कॉन्सेप्ट और साइबर क्राइम के रिगार्डिंग जो बात करी गई है उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है यह साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से संबंधित प्राइमरी लॉ है। मतलब आज के संबंध में देखा जाए तो यदि प्राइमरी लॉ कौन है आईटी के संबंध में, तो वह आईटी एक्ट 2000 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इसने क्या किया है, आईटी एक्ट ने आकर ई कॉमर्स, ई ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार होना, ई ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे फ़ोन पे, पेटीएम करना, यूपीआई करना, आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो ये ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन को विधिक मान्यता देने में भी मदद की है। साथ ही साथ इसने ई गवर्नेंस को भी इनेबल बनाया है। ये सब होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा साइबर क्राइम को कैसे डील किया जाए, कैसे उससे बचा जाए आदि के संबंध में भी हमें आईटी एक्ट के अंदर ही बताया गया है। इस आईटी एक्ट के अंतर्गत कितने चैप्टर है पूरे के पूरे एक्ट के अंदर यदि देखा जाए तो इसमें 13 चैप्टर हैं और 94 धाराएं हैं। कितने सेक्शंस हैं? 94 सेक्शंस हैं। यह एक्ट कब लागू हुआ था? पार्लियामेंट के द्वारा पास करने के बाद में ये जो एक्ट है ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसकी डेट याद कर लो, कितनी डेट है? 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई आईटी एक्ट 2000 के पर्पज क्या हैं। इसका पहला पर्पज तो हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं, ई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो हम कंप्यूटर सिस्टम वगैरह पे बनाते हैं, तो उनको ये कानूनी मान्यता देता है। नंबर 2, ये डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, उनको कानूनी मान्यता देता है। साइबर अपराध और उनके उल्लंघन के लिए क्या क्या दंड होता है यह बताता है। ये पेपरलेस संवाद को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ ई कॉमर्स, ई बैंकिंग को भी बढ़ावा देना आईटी एक्ट का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि भाई आईटी एक्ट किससे डील कर रहा है। मेनली आईटी एक्ट जो है वह साइबर क्राइम से डील कर रहा है। तो ये साइबर क्राइम है क्या? आज हम आईटी के युग के अंदर जी रहे हैं। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस जैसी अवधारणाएं आ गई हैं। आज आईटी व्यक्ति के बर्थ से लेके और डेथ तक हर क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। आईटी के संबंध में लोगों में जागरूकता बहुत कम है, इस कारण हर मिनट साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अतः सर्वप्रथम हम साइबर अपराध को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। आज हम एक लेमन लैंग्वेज के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो एक आदमी क्या होता है जो एंड्रॉयड फ़ोन ले आता है। एंड्रॉयड फ़ोन ले तो आता है लेकिन उसको उसकी जो कार्य प्रणाली है उसकी इतनी समझ नहीं होती है। वो क्या करता है, प्ले स्टोर पे जाता है, उसमें कई ऐप इंस्टॉल करता है, उसमें गेम्स इंस्टॉल करता है, और जब ये इंस्टॉल करता है और उनको जब वो मोबाइल में ओपन करता है तो उसे कई जो ऑप्शंस होते हैं उनमें अलाउ अलाउ वाले पे टिक करना होता है। तो वह अलाउ पे टिक करते जाता है, वो नहीं देख रहा होता है, अपना फ़ोटो का एक्सेस दे देगा, उनको अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे देगा, और इस प्रकार कई ऐसी जो उसकी पर्सनल सी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका एक्सेस भी चला जाता है। तो इस साइबर स्पेस के अंदर फिर इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका मिसयूज होता है और मिसयूज होकर फिर साइबर क्राइम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम क्या होता है? यह इलीगल एक्टिविटी होती है जो या तो एक कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, किस किस के द्वारा की जाती है। मतलब कंप्यूटर रिसोर्स में आपका कंप्यूटर जो रिसोर्स है, कंप्यूटर रिसोर्स में आपका कंप्यूटर भी आ सकता है, कंप्यूटर सिस्टम, एक से अधिक कंप्यूटर भी आ सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के अटैच डिवाइसेस भी आ सकती हैं, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी हो, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इनके द्वारा यदि कोई इलीगल एक्टिविटी आप करते हो तो वह साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। फिर हम देखेंगे भाई कि साइबर क्राइम के टाइप क्या क्या होते हैं।
तो सबसे पहला टाइप हम देखने की कोशिश करेंगे साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में कुछ नहीं होता, यदि मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स जो होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या क्या होती हैं, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया। तो इनके माध्यम से यदि आप किसी पे अभद्र कमेंट करते हैं कि भाई जैसे कि तू काला है, ठीक है, तू लूज़र है, स्टूपिड है आदि कर देते हैं, या फिर उसको धमकी देते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि इस कदर उस व्यक्ति का मजाक बना देते हैं कि वह सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है, इवन कर ही लेता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा साइबर बुलिंग के जो शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं। फिर दूसरा जो साइबर क्राइम बुलिंग के बाद में आता है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब ही हमें पता होता है पीछा करना। किसके माध्यम से पीछा करना? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी व्यक्ति का यदि आप पीछा करते हैं तो या कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, जैसे कंप्यूटर, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल फ़ोन करना, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टूल के द्वारा यदि आप व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं चाहता कि आप मेरे से मिलो, आप मेरे से बात करो, लेकिन फिर भी कर रहे हो, तो आप साइबर स्टॉकिंग का साइबर क्राइम कर रहे हैं। अब एक क्राइम आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग मतलब देखो, फिशिंग का नाम से ही है जैसे फिश पकड़ने का। इस फोटो में हम देख रहे हैं कि जैसे फिश कांटे से मतलब ये इंफॉर्मेशंस को पकड़ रहा है। मतलब इसके अंतर्गत एक जो व्यक्ति होता है, दूर व्यक्ति बैठा होता है, वो हमारी निजी सूचनाओं को चुराता है। जैसे मेरे कंप्यूटर का जो पासवर्ड क्या है, मेरी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नंबर क्या हैं, मेरी कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, CVV नंबर क्या है, आदि चीज़ें ये सूचनाएँ। और ये इस प्रकार से ये सूचनाओं को मांगते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि भाई कोई ऑफिशियल सोर्स है जो मुझसे ये सूचना मांग रहा है और मैं ये सूचना दे भी दूंगी। तो ये होती है फिशिंग। मतलब इसमें निजी सूचनाओं को चुराता है एज ए ऑफिशियल सोर्स बनकर। फिशिंग के बाद में जो चौथा क्राइम आता है वो होता है विशिंग। विशिंग में क्या होता है, हमें कॉल आता है जैसे कई बार कि भाई आपके, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, SBI बैंक से बोल रहा हूँ, और भाई आपके जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, आपको ये सूचनाएं देनी होंगी। तो निजी सूचनाएं क्या करता है, ये फ़ोन करता है, पहले हमें विश्वास में लेता है और फिर हमारी निजी सूचनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। तो इसे कहते हैं विशिंग। देन सेक्सटॉर्शन आता है। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति की जो कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, फ़ोटो वगैरह हो गई या चीज़ें होती हैं, उनको कहता है कि या तो मैं इनको वो कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, अदरवाइज़ इसके बदले में मुझे आप पैसे दो, या कुछ भी मतलब इलीगल चीज़ जो होती है वह उसकी मांग कर रहा है, तो वह सेक्सटॉर्शन के अंतर्गत आता है। फिर आता है सेक्सटॉर्शन के आजकल सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ये देखने को मिल रहे हैं कि कई बार हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल के अंदर कोई महिला सामने होती है और महिला जो होती है वह अर्धनग्न अवस्था में होती है, और फिर वो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वो आपको ब्लैकमेल करेगी कि भाई आप मेरे को या तो पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करा रही हूँ। तो ये सेक्सटॉर्शन का एग्जाम्पल है। फिर स्मिसिंग आता है। स्मिसिंग में क्या होता है, मुझे जो मेरा मोबाइल जो फ़ोन होता है उसमें एक टेक्स्ट मैसेज आता है, और टेक्स्ट मैसेज आता है या कोई फ्रॉड कॉल भी आ सकती है, या फ्रॉड कॉल भी आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, मुझे कोई मतलब कि इसमें नहीं सॉरी स्मिसिंग के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज ही आएगा। टेक्स्ट मैसेज आने के बाद में वो मुझसे कॉल बैक करवा लेंगे, या फिर मेरे से कहेंगे भाई ये कोई मेरे को वेबसाइट भेज देंगे, वो एक लिंक भेज देंगे और कहेंगे कि भाई आप इस लिंक को ओपन करो। लिंक को ओपन करके मेरे को फ्रॉड वेबसाइट खुलवा देंगे, या फिर मुझसे ऐसा कोई मटेरियल डाउनलोड करवा देंगे जिसमें वायरस वगैरह हो, ताकि वो वायरस मेरे सिस्टम में एंट्री कर जाए और मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस है, मेरी जो निजी सूचनाएं हैं वो चुरा ले। तो स्मिसिंग में क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज आएगा, कॉल बैक करवा सकता है, फर्जी वेबसाइट जो होता है, लिंक होता है वो खुलवा सकता है, या फिर मेरे को कंटामिनेटेड जो मटेरियल होता है वह डाउनलोड करवा सकता है।
फिर सिम स्वैप स्कीम होती है एक। सिम स्वैप में क्या होता है, सिम स्वैप में जब हम सिम लेने जाते हैं कई बार, तो हमें क्या किया जाता है, हमारी फ़ोटो खींचते हैं तो वो एक बार खींच के कहता है अरे यार ठीक से नहीं आई, दोबारा खींचनी पड़ेगी। तो वो दोबारा खींचता है, इतने में ही वो हमारी सिम का एक क्लोन बना लेता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने जो सिम अलॉट कराई है उसका एक क्लोन भी है। एक होता है कई बार डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी फ्रॉड हो जाते हैं कि भाई वह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनका मिसयूज साइबर क्राइम के रूप में करते हैं। पासवर्ड को चोरी करना, आइडेंटिटी को थेफ्ट करना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है कि भाई जैसे मैं कहूँगी मेरे पास में आपके ये प्राइवेट डेटा है, ये तो या तो आप मेरे को इतना पैसा दे दीजिए और यदि आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं ये जो आपके प्राइवेट डेटा है इसको वायरल कर दूंगा या पब्लिश कर दूंगा। तो ये रैंसमवेयर हो गया। अब आते हैं वायरस। वायरस जो होते हैं ना आज एक वायरस प्रत्येक विभाग के लिए बोल लो या फिर प्रत्येक देश के लिए, मतलब वैश्विक पटल के ऊपर वायरस नाम की जो बीमारी है, ये कंप्यूटर वायरस वाली, ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। वायरस क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और ये कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करता है। सिस्टम में एंट्री करने के इसके कई तरीके होते हैं, मतलब ये मतलब आपको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल भी किया जा सकता है या फिर मतलब कोई वेबसाइट वगैरह के जरिए भी इसको इंस्टॉल करवाया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश करके उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसको प्रभावित करता है वायरस से। आज क्या होता है, हम लगातार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि भाई वायरस के द्वारा महत्वपूर्ण कई विभाग हैं, जैसे हमारा डिफेंस वाला डिपार्टमेंट हो गया, स्पेस डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, आदि को टारगेट किया जाता है। और अभी कुछ समय पूर्व तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली साइट्स वगैरह थी, उनके अंदर को भी हैक मतलब वो वायरस कंटामिनेटेड करने का प्रयास किया गया था। और वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम देखें तो लगातार कई बार सूचनाएं आती हैं कि चाइना के द्वारा वायरस अटैक किए जा रहे हैं। ईरान के ऊपर भी मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा वायरस अटैक किए जा रहे हैं। तो ये वायरस जो होते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर एक एजेंसी है और इस एजेंसी का नाम है सर्ट-इन। कौन सी एजेंसी है, सर्ट-इन एजेंसी है। ये क्या करती है, बेसिकली साइबर जो इंडिया का साइबर स्पेस है उनमें कौन कौन से वायरस हैं, मालवेयर हैं, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर हैं, उनको डिटेक्ट करती है और उनको डिटेक्ट करके और फिर सिक्योरिटी अलर्ट जारी करती है। तो वायरस के एक प्रकार के रूप में हम देखते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है, वॉर्म्स एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है। मालवेयर प्रोग्राम कुछ नहीं, ये सिस्टम में प्रवेश करता है और प्रवेश करके सिस्टम में प्रवेश कर लेता है और करने के बाद में क्या होता है, खुद ही खुद वो रेप्लिकेट होते रहता है, अपनी कॉपियाँ बनाते रहता है और कॉपी बना के वो कंप्यूटर में ही मतलब हिडन फाइल्स के रूप में छिप जाता है। उसको आसानी से भी ढूंढ भी नहीं पाते हैं और वो हमारी फंक्शनिंग को या हमारे मतलब प्रभावित कर सकता है, या मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशंस भी हैं, जिस टारगेट से वो आया है उसको वो दे सकता है। तो ये हो गया वॉर्म्स। और ट्रोजन्स क्या होते हैं, एक निश्चित कार्य के लिए भेजे जाते हैं कि आपको उस सिस्टम में जाकर ये काम करना है। और स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं और ये कंप्यूटर में स्पाई करते रहते हैं, जासूसी करते रहते हैं कि भाई कंप्यूटर में क्या क्या कार्य हो रहा है, इन सारी बातों को एकत्र करते हैं। अटैक के अंदर हम देखते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, कई बार हम हमारे सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम या जो हमारा नेटवर्क है उसको चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम नहीं चला पाते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम को किसी और ने हैक कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है। एक आता है, हम साइबर क्राइम का अटैक देखें, वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग के अंदर क्या होता है, कई बार जैसे हम वेबसाइट खोलना चाह रहे होते हैं और वो खुलती नहीं है, या फिर हम खोलते हैं तो हमें दूसरा ही कंटेंट दिखाई देता है। जैसे आरपीएससी की वेबसाइट खोलें
और कंटेंट हमें किसी और चीज़ का मिले तो इसे वेबसाइट हैकिंग बोला जाता है। एक होता है ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग। आज मतलब ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये भी महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। तो अफीम, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर आदि के व्यापार को भी ऑनलाइन यदि खरीद फरोख्त की जा रही है तो वो भी साइबर क्राइम में ही आएगा। क्रिप्टो जैकिंग भी होती है। क्रिप्टो करेंसी हो गई। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसका वास्तविक रूप से जैसे 10 रुपये 5 रुपये के नोट का होता है उस तरह का अस्तित्व नहीं है। ये ऑनलाइन मतलब इसका केवल ट्रांजैक्शन होता है। ये होती है क्रिप्टो करेंसी और इसके रिगार्डिंग भी जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो क्रिप्टो जैकिंग आते हैं। एक होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग के क्या होता है? स्पाम भेजा जाता है। जैसे हम हमारे ईमेल में देखते हैं ना कि कुछ मेल ऐसे होते हैं जो इनबॉक्स में ना आके और स्पाम में चले जाते हैं। तो स्पैमिंग में कुछ नहीं होता। स्पैम के द्वारा साइबर फ्रॉड करने का प्रयास किया जाता है कि मतलब इसमें हमें कोई ऐसा लिंक भेज दिया जाता है जिसे हम ओपन करें और हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती हैं वो उन तक चली जाएं। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हो गया। कई बार कहा जाता है कि भाई आपका इंटरव्यू है, वहाँ पहुँचो या इतने रुपए जमा कराओ तब आपका इंटरव्यू होगा और इतने लाख की आपकी जॉब लगेगी। सब ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के अंदर आते हैं। एक होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है कि बच्चों के रिगार्डिंग जो भी पोर्न मटेरियल होता है उसे यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने जो भी आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर स्टोर रखते हैं या फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं तो यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इसके अंदर दंडित किया गया है। अब एक आता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? हम नेटवर्क हैकिंग बेसिकली क्या होता है? नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटरों में होती है। मतलब हम दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के जरिए घुसपैठ कर लेते हैं और उसमें इस तरह से हम अपना सिस्टम बैठा लेते हैं कि जो यूज़र होगा वो उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसको डिनाइल कर देता है, वह उसको यूज़ नहीं करता है और ऐसे करके और हम उसकी निजी सूचनाओं को चुराने का प्रयास करते हैं हैकिंग में। अब एक होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है तो एक प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं किसी चीज़ को चलाने के लिए, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की यदि कॉपी बनाते हैं, पायरेटेड कॉपी बनाते हैं तो वह सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। और इसमें क्या है? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जैसे लाखों में है तो ये पायरेटेड कॉपी जो होती है मात्र 10-15 हज़ार रुपये में हमें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जिसने जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाया है उसको तो भारी नुकसान हो गया ना इसके लिए। तो ये हो गई आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी। फर्जी बैंक के कई बार फर्जी बैंक कॉल आ जाते हैं कि भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी ये डिटेल दीजिए, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, ये सब करके और आपसे सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। एक होता है फ्रैमिंग। फ्रैमिंग में क्या होता है? फ्रैमिंग में ये होता है कि भाई साइबर अटैक होने के बाद में हम वेबसाइट तो खोलना चाह रहे हैं कुछ, मतलब वेबसाइट में कुछ और क्लिक कर रही हूँ और वो मुझे किसी और बोगस वेबसाइट के ऊपर ही रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब ओरिजिनल वेबसाइट हम खोलना चाह रहे थे लेकिन खोलते ही जैसे आरपीएससी को हमने दबाया तो आरपीएससी का जो होम पेज ना आके और हम किसी दूसरी ही बोगस साइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया, मतलब कोई ऐड का साइट था ये ऐसे, तो इसे फ्रेमिंग कहा जाता है। एक होता है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है, कई बार जैसे किसी ब्रांड कंपनी है, एडिडास वगैरह की कंपनी है, तो इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है, इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है उस डोमेन नेम के साथ में क्या किया जाता है, वैसा ही अपना डोमेन नेम मिलता जुलता ये बना लिया जाता है और उससे लाभ लेने, ताकि लोगों का भ्रम बना रहे और उन्हें लाभ प्राप्त हो जाए, तो इसे कहते हैं साइबर स्क्वैटिंग। तो आज के वीडियो के अंदर हम साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के प्रकार क्या हैं, इन सब के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भाई साइबर क्राइम तो हो लिया। अब इस साइबर क्राइम से डील करने के लिए क्या क्या हमारे पास में मशीनरी है, क्या सिस्टम है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मान लो आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम हो गया, जो अब तक हमने पढ़े हैं XYZ कोई भी, तो आप क्या करो, एक वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की www.cybercrime.gov.in, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और इस वेबसाइट के ऊपर जाकर और आपको जो
कंप्लेंट के अंदर डिटेल्स भरनी है, आप वो डिटेल भरो। जैसे मान लो कि आपके बैंक से पैसे वैसे कट रहे हैं, बैंक से पैसे कट रहे हैं, तो आप इस साइड के यहाँ पर यदि एप्लीकेशन फिल कर दोगे तो वो एक जो इमीडिएट उनको जो एक्शंस लेनी होती हैं वो ले लेंगे, जैसे अकाउंट को फ्रीज करवाना वगैरह, ये सारी चीज़ें। और यदि आप cybercrime.gov पे नहीं जाना चाह रहे हैं, मतलब कि भाई आप इतने नहीं है, तो फिर आप एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग 1930 1930 है, 1930 हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल करिए। कॉल करने के बाद में आपको डिटेल बता देना, और डिटेल बताने के बाद में उस आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। एक और है इंडिया में सर्ट इन एजेंसी है। सर्ट इन एजेंसी क्या है? एक प्रकार से साइबर जो स्पेस है हमारा उसको डील करने वाली एक नोडल एजेंसी है ये सर्ट इन। मतलब कोई भी यदि कोई थ्रेट आता है साइबर अटैक से रिगार्डिंग, क्राइम से रिगार्डिंग, तो ये सर्ट इन का काम ये होता है कि उनको डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करके और कैसे उनसे निपटा जाए ये हमें कौन बताएगी? सर्ट इन के द्वारा बताया जाता है। और लीगल यदि पॉइंट्स के ऊपर जाएं तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है इससे डील करने के लिए, और इसके अलावा हैं आईपीसी के सेक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता। 2000 तक जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम नहीं आया था तो साइबर क्राइम से कैसे डील किया जाता था? तो साइबर क्राइम से डील करने के लिए था हमारा इंडियन पिनल कोड 1860। मान लो किसी ने फर्जी वेबसाइट वाला फ्रॉड हो गया या कोई के साथ साइबर फ्रॉड ही हो गया तो उसे 420 में लिया जाता था पहले। मतलब किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड था उसको 420 में लिया जाता था। फिर क्या होता था? मान लो किसी ने फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना लिया, तो उसे 463 आईपीसी के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता था। यदि किसी ने वेब को जैकिंग कर ली, मतलब हाईजैक कर लिया, तो 383 आईपीसी में मुकदमा करवा दिया जाता था। या फिर चोरी छिपे किसी के ईमेल पे आप नज़र रख रहे हो तो उसे 463 आईपीसी में दर्ज करवाया जाता था। ईमेल का यदि आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो धारा 500 आईपीसी में यह मुकदमा दर्ज करवाया जाता था। ड्रग्स की ऑनलाइन यदि आप सप्लाई कर रहे हो तो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर देते थे, और यदि आर्म्स की आप ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हो हथियारों की तो आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन जो इंडियन पिनल कोड था, आईपीसी थी, उसके अंदर जो प्रावधान तो थे लेकिन ये प्रावधान स्पेसिफिक नहीं थे। धीरे धीरे मतलब साइबर क्राइम पहले कम, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स कम थे तो साइबर क्राइम कम था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ा, तो ऐसे अलग अलग टाइप का आ गया, साइबर क्राइम की कैटेगरी आ गई। तो फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, और इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत क्या किया गया? अलग अलग जो क्राइम्स थे उनको डिफाइन किया गया और उनके अकॉर्डिंग उनका पनिशमेंट दिया गया। अब हम देखते हैं कि भाई साइबर क्राइम यदि पढ़ रहे हैं तो साइबर क्राइम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिवाइस है जो बहुत तीव्र स्पीड से कार्य करती है और तर्क संगत और अंगणितीय कार्य करती है। या मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में तो डेटा को लेती है और उस डेटा के ऊपर वह प्रोसेसिंग करती है और उसे आउटपुट के रूप में उस डेटा को वह हमारे सामने रख देती है। इसमें कंप्यूटर प्रणाली व कंप्यूटर नेटवर्क भी, मतलब इसमें 3 चीज़ें आ सकती है, कंप्यूटर सिस्टम और आपका नेटवर्क। कई कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा नहीं है ओनली कंप्यूटर। हम मोबाइल को, स्कैनर को, प्रिंटर, एटीएम और हमारी वॉशिंग मशीन है, इवन वो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ही आती हैं। अब एक होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? दस्तावेजों को प्रमाणित करने की विधि होती है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं यदि उनको प्रमाणित करवाना है तो किसका यूज़ करेंगे? डिजिटल सिग्नेचर का। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये कैसे बनाया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर जो होता है
वह क्रिप्टो सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। क्या है क्रिप्टो सिस्टम? असम्मित गूढ़ प्रणाली क्या है? मतलब ये कुछ भी नहीं है, एक की का पेयर है। क्या है ये? एक की पेयर है क्रिप्टो सिस्टम। इसमें एक तो प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। तो प्राइवेट की जो होती है उसे तो डिजिटल हस्ताक्षर को जनरेट किया जाता है, और जो पब्लिक की होती है उससे डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित किया जाता है। तो ये की पेयर हो गया आपका क्रिप्टो सिस्टम में, जिससे कि डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट और प्रमाणित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये डिजिटल सिग्नेचर जो होता है क्या ऐसे ही मिल जाता है? नहीं। डिजिटल सिग्नेचर को यदि पहले तो ये होता है, किस लिए होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मत को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमें केंद्र सरकार को आवेदन करना पड़ता है। फिर केंद्र सरकार हमारी रिक्वायरमेंट्स देखती है कि भाई इसको लाइसेंस जारी करना चाहिए या नहीं। यदि वो हाँ कर देती है तो फिर एक निश्चित फीस होती है डिजिटल सिग्नेचर की, वह हमें पे करनी पड़ती है। डिजिटल सिग्नेचर होता है एक समयबद्ध सीमा में मिलता है हमें, और कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग मिलता है। ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशंस होंगी। और इस डिजिटल सिग्नेचर को ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ले लिया और मुझे मतलब थोड़े दिनों बाद में उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं सोचूं कि भाई इसको मैं दूसरे को ट्रांसफ़र कर दूं। नहीं, डिजिटल सिग्नेचर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं आप, और ना ही ये हेरिटेबल है। टेबल है कि भाई जैसे पिता से ये पुत्र को प्राप्त हो गया, नहीं, क्योंकि इसका एक टाइम बाउंड होता है। और यदि पिता ने इसको रजिस्टर करवाया है तो वो पिता के लिए ही डिजिटल सिग्नेचर होगा। यदि कई बार जो यूज़ कर रहा है वो कहे कि भाई मुझे डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए, या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में लगे कि भाई ये डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज हो रहा है, तो इस डिजिटल सिग्नेचर को जो में बैठा हुआ कंट्रोलर है वह सस्पेंड भी कर सकता है। अब क्या होता है साइबर क्राइम। यदि मैं किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का जो ओनर होता है और उस ओनर की अनुमति के बिना जाती हूँ और उसके सिस्टम में से मैं डेटा को क्या कर लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ या एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो मैंने साइबर क्राइम किया है। दूसरा होता है कि मैं वो व्यक्ति की बिना परमिशन के उसके सिस्टम को एक्सेस करती हूँ, खोलती हूँ, चलाती हूँ। सिस्टम में यदि मैं वायरस आदि डालकर उसको कंटामिनेटेड कर देती हूँ, या फिर मैं किसी उसका जो डेटा था उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेटा था और उसको डैमेज कर देती हूँ, या मैं उसके सिस्टम को ही ऐसा बना देती हूँ कि वो कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को चलाना चाहेगा लेकिन वो चलेगा नहीं, डिनाइल कर देगा, या फिर मतलब मैं दूसरे व्यक्ति को ऐसा कुछ कर देती हूँ कि दूसरा व्यक्ति उसमें आसानी से उस सिस्टम में प्रवेश कर जाए और उसकी सूचनाओं को देख ले, या फिर मैं उसकी जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क उसको टेम्पर या मैनिपुलेट कर दूँ, या उसको डिस्ट्रॉय डिलीट या उसके जो डेटा है उसको ऑल्टर कर दूँ, या फिर जो कंप्यूटर का सोर्स कोड है मतलब जिससे मेन कंप्यूटर की क्रियाविधि चल रही है, प्रोग्राम वगैरह मैं कमांड वगैरह मैं उस सोर्स कोड को ही चुरा लूँ, छिपा लूँ, डिलीट कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, परिवर्तित कर दूँ। तो ये सब चीज़ें जो हो गई, यदि मैं इंटेंशनली करती हूँ, फ्रॉड के इंटेंशन के साथ करती हूँ, जब तो है साइबर क्राइम। और यदि मैंने मजाक में, जैसे कि मैंने मजाक में किसी कंप्यूटर के सिस्टम को हैक कर दिया, मेरे को उसको पता है कि भाई मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये सिविल उसके अंदर आएगा, नेचर के अंदर। अब हम देखते हैं कि भाई आईटी एक्ट में किस किस प्रकार के अपराध होते हैं और इस एक्ट की कौन कौन सी धाराएं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हमने कंप्यूटर के सोर्स कोड से छेड़छाड़ी कर दी। सोर्स कोड यानी कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम और कमांड होता है, से ही हमने छेड़छाड़ कर दी, या फिर मैंने आक्रामक संदेश भेज दिया 66A के तहत। और वर्तमान में हम देखें तो 2015 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 66A को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। हुआ क्या था, 2015 के अंदर एक श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार
केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी कि भाई हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच है, और आप 66A IT एक्ट की धारा के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो कि असंवैधानिक है। और ये तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मान लो कोई चुराए हुए कंप्यूटर रिसोर्स मैंने बेईमानी से प्राप्त कर लिए, जैसे मुझे पता है कि भाई अमुक बंदा है ये चोरे हुए कंप्यूटर वगैरह बेचता है, फिर भी मैं जाके खरीद रही हूँ, तो मैं अपराध कर रही हूँ। मैंने पासवर्ड चुरा लिया, का सिस्टम है उसका पासवर्ड चुरा लिया, तो ये भी साइबर क्राइम है। मैंने प्राइवेसी को भंग कर दिया, इसकी 66E के अंतर्गत है प्राइवेसी, मतलब कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट काम कर रहा था, कपड़े बदल रहा था, नहा रहा था, फ़ोटो खींच ली, मैंने देख ली, मतलब कुल मिला के मैंने प्राइवेसी को भंग कर दी, तो 66E के तहत मुझे पनिशमेंट मिलेगा। एक है साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म, ये इस एक्ट की सबसे गंभीर धारा है और इसी में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है। साइबर यदि आप टेररिज्म करते हो तो आपको आजीवन कारावास मिलेगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। यानी 66F धारा जो है 66F हमें कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को संकट में डाले, तो उसे साइबर टेररिज्म में रखा जाएगा और यह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। या फिर कई बार अश्लील सामग्री जो होते हैं, मतलब पॉर्न कंटेंट वगैरह हो गए, इनको आप प्रसारित करते हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, तो धारा 67 के तहत आपने दंडनीय अपराध किया है IT एक्ट के। और एक होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऐसे वीडियो, मतलब ये बच्चों के वीडियो होते हैं, अश्लील वीडियो होते हैं, या तो आप इनको स्टोर रख रहे हो अपने डिवाइस में या फिर को किन्हीं को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप 67B के तहत आपने दंडनीय अपराध किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक आता है, ये हो गई इम्पोर्टेंट धाराएं। अब आता है द अपीलिएट ट्रिब्यूनल, साइबर अपील प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना है वह ट्राई जो है हमारी उसके तहत की गई थी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 के तहत की गई थी। इसमें मतलब जो अधिकारिता, शक्तियाँ आदि के बारे में बताया गया है। और ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसको धारा 48 में बताया गया है IT एक्ट के। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। सदस्य कितने होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 48 है। इसमें कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साइबर रिलेटेड जो भी विषय वस्तु है यदि उससे व्यथित है, तो यदि कोई कंट्रोलर ने उसके कोई आदेश दे दिया उसके और उस आदेश से वो क्या है संतुष्ट नहीं है, तो वह सेंट्रल अपीलेट अथॉरिटी जो है उसको 45 दिन के अंदर अपील कर सकती है। और यदि फिर भी वह अपील ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी वो संतुष्ट नहीं है तो वो अगले 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर उसके विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। ये जो सेंट्रल अपीलेट अथॉरिटी जो है इसे सिविल कोर्ट जैसे अधिकार प्राप्त है। सिविल कोर्ट जैसे यानी ये गवाहों को बुला सकता है, शपथ ले सकता है, डॉक्यूमेंट पेश करने को कह सकता है। यदि मुझे मेरे कंप्यूटर को वायरस से बचाना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? एंटीवायरस और फायरवॉल मुझे इंस्टॉल कराने चाहिए। सर्ट-इन कब आया था? 2004 में आया था। इसके संबंध में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह इंडिया के जो साइबर स्पेस है उसको डील करने वाली एक सेंट्रल एजेंसी है सर्ट-इन। सर्ट-इन के द्वारा क्या किया जाता है कि ये नोडल राज्य स्तर की नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा के संबंध में रेस्पॉन्ड करती है। इसके कार्य ये होते हैं कि ये बेसिकली साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं उन्हें एकत्र करती है, एनालिसिस करती है।
साइबर सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी करती है, और यदि बाई चांस कोई साइबर सिक्योरिटी जैसी सिचुएशन आ गई तो उसमें इमरजेंसी को हैंडल करती है। मतलब जैसे तूफान के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ होते हैं, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी जैसे आपदा में ये सर्ट इन इमरजेंसी को हैंडल करेगी। साइबर क्राइम को डील करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, सिक्योरिटी एजेंसी हो या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उन सब के मध्य ये समन्वय बनाती है। साथ ही साथ ये साइबर क्राइम को डील करने के लिए गाइडलाइन भी जारी करती है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं को एग्जाम के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया